हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास नाइन्थ के चैप्टर 10, जो हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 है, वृत्त यानी सर्किल, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्लास नाइन्थ के पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और पूरा कोर्स एक ही चैनल पर आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर वृत्त को। तो देखिए, आपने वृत्त के बारे में पहले पढ़ा है कि वृत्त के अंदर एक केंद्र होता है, जहाँ पर जिस केंद्र की सहायता से हम कुछ भी एक त्रिज्या की दूरी लेके एक वृत्त को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, जो हमारे केंद्र से जहाँ तक हम पेंसिल की नोक रखते हैं अपने प्रकार के अंदर, तो यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो एक हमने वृत्त बनाया। अब हम इस वृत्त के अंदर दो तीन चीजें जो हमने पढ़ रखी हैं वो तो होती ही है। जैसे इस वृत्त की एक त्रिज्या हो गई आर। इस वृत्त की त्रिज्या को मैं अगर पूरा मिला दूं और मुझे ये लाइन जो मिलेगी ए बी, जो ए बी लाइन है वो क्या है इस वृत्त का, ए बी लाइन जो क्या है इस वृत्त का व्यास, यानी कि त्रिज्या का मैं डबल कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। तो व्यास को हम डायमीटर बोलते हैं। तो व्यास किसका दुगना होता है, आर का दुगना होता है। ऐसे ही त्रिज्या किसकी आधी होगी, व्यास की आधी होगी। अगर मुझे आर निकालना है, कहीं पर मुझे व्यास दिया है, तो मैं क्या कर दूंगा, व्यास बट्टा 2। तो हमारी क्या मिल जाएगी, हमें त्रिज्या मिल जाएगी। अब देखिए, इसमें एक व्यास होता था, एक त्रिज्या होती थी, इसकी परिधि। अगर मैं इसको यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ और सपोज ये एक डोरी से बना हुआ एक वृत्त है, तो उस डोरी की लंबाई कितनी होगी, यानी कि यहाँ से इस वृत्त को मैं अगर खोल देता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इस पूरी डोरी को फैला देता हूँ, तो उस पूरी डोरी की लंबाई कितनी होगी। जैसे हम बाकी आकृतियों में परिमाप निकालते थे, ऐसे ही वृत्त के परिमाप को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि आपने वृत्त के परिमाप के टर्म्स में पढ़ रखी है, यानी इस वृत्त की पूरी लंबाई कितनी है उसको हम परिधि बोलते हैं। और उसका निकालने का क्या सूत्र होता है, 2 पाई आर। ये भी आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है। अच्छा, इस वृत्त के अंदर कितनी जगह है, जगह यानी कि इसका जो क्षेत्र है वो कितना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे हम, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते थे हम पाई आर स्क्वायर से। आपको देखने वाली बात यह है कि आप ये याद रखेंगे, जब तक आपको पाई का मान ना बोला जाए तो आपको 22/7 रखना है, और जब बोला जाएगा तो हो सकता है उसने 3.14 रखने के लिए बोला हो। ठीक है, और यहाँ पर आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो आपने ये सारी चीजें तो हमने क्लास 8th में भी पढ़ रखी हैं। यहाँ पर नई चीजें क्या है, यहाँ पर नई चीज जो आ रही है आपकी, वृत्त की जीवा। और वृत्त की जीवा क्या होती है, देखिए व्यास के अतिरिक्त कोई भी लाइन अगर वृत्त के अंदर से होती हुई जा रही है, जैसे ये यहाँ पर एक लाइन हमने खींच दी, ये क्या कर रही है, व्यास से तो होकर जा नहीं रही, लेकिन एक लाइन तो है, इसको हम सी डी नाम दे देते हैं। तो वृत्त के व्यास के अतिरिक्त तो जो भी रेखा वृत्त को दो हिस्सों में विभाजित करेगी, दो हिस्सों में, यानी देखिए एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। अब इसको दो हिस्सों में विभाजित कर दिया, तो सी डी लाइन क्या बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे हम इसको, सी डी को हम वृत्त की जीवा। ठीक है, जो वृत्त की जीवा होती है उसको क्या, वो लाइन कहाँ से जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर ना जाए, कहीं और से होकर जाए और वृत्त को दो हिस्सों में विभाजित करे, उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त की जीवा बोलते हैं। अच्छा, ये जीवा हमारी वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम बताओ, अगर आपसे कोई बोलेगा तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास, जो उसके केंद्र से होकर जाता है, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी। इस लाइन को हम यहाँ से भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो क्या बन जाएगा, उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, वो वृत्त का व्यास बन जाएगा। अब यहाँ पर एक नई चीज इसमें ये भी है कि अंतर्भाग, अंतर्भाग और बहिर्भाग, बहिर्भाग। ठीक है, यहाँ पर अंतर्भाग और बहिर्भाग में हमने क्या पढ़ रखा है, इसमें अंतर्भाग कौन से क्षेत्र को बोलते हैं, जो वृत्त के अंदर ही स्थित हो। जैसे बिंदु ई, तो ये अंतर्भाग में स्थित है बिंदु ई। ठीक है, और अगर बाहर की तरफ को कोई स्थित है तो वो क्या होगा, बिंदु एफ। ठीक है, अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर की साइड को स्थित है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वह बिंदु वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है। तो देखिए, अगर आपको कॉमनली वो पूछेगा कि एक बिंदु वृत्त के उस क्षेत्र में स्थित है कि वह वृत्त के व्यास से ज्यादा दूरी पर स्थित है। देखिए, वृत्त का व्यास कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक। अगर कोई ऐसा बिंदु
जो वृत्त के भी व्यास से भी ज्यादा दूरी पर स्थित है, तो वो कहाँ स्थित होगा? वो बहिर्भाग में तो स्थित होगा। देखिए, अगर ये इसके अंदर स्थित होता तो ये वृत्त के व्यास के बराबर होगा या क्या होगा, उससे कम दूरी पर स्थित होगा। यहाँ कहीं स्थित होगा तो वो त्रिज्या से भी कम दूरी पर स्थित होगा। लेकिन वो क्या बोल रहा है, एक ऐसा बिंदु है जो वृत्त की त्रिज्या से या वृत्त के व्यास से भी ज्यादा दूरी पर स्थित है, तो वो बिंदु ऑब्वियसली कहाँ पर स्थित होगा? वृत्त के बाहरी भाग में यानी बहिर्भाग में ही स्थित होगा। तो हमने यहाँ से ये कुछ चीजें यहाँ से नई सीखी हैं। अब देखते हैं आगे इसमें और क्या है। आगे इसने हमें कुछ चीजें दे रखी हैं, जैसे इसने दिया हमें दीर्घ चाप, लघु चाप। वो क्या चीजें होती हैं? देखिए, वृत्त के केंद्र से हमने एक जीवा बनाई है, और जीवा बनाने के बाद हमें ये जो वृत्त है वो दो हिस्सों में विभाजित हो गया है। कौन कितने हिस्सों में विभाजित हो गया है? दो हिस्सों में। अभी तो ये तीन है, लेकिन अभी इसको मान लेते हैं दो, एक हिस्सा यहाँ और एक हिस्सा ये है। तो देखिए, जो ये बड़ी वाली जो दूरी दिख रही है मुझे, सी से लेकर मैं अगर ओ यहाँ पर बना लेता हूँ, ओ सी ओ डी सी, सी ओ डी सी। तो सी ओ डी सी क्या है हमारा? सी ओ डी सी, ये हमारा है दीर्घ चाप। क्या है हमारा ये? दीर्घ चाप। और यहां पर अगर मैं P लिख लेता हूं तो मेरा CPDC, CPDC ये हमारा क्या है? लघु चाप। क्या क्या बोलेंगे इसको हम? लघु चाप। ठीक है। और हम ये मान लें कि अगर एक वृत्त को हम कितने हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, अगर मैं एक तल पर उसको बनाऊं तो उसको हम कितने कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं हम इसको। देखिए, एक लघु चाप, एक वृत्त की केंद्र, वृत्त के व्यास और जीवा के बीच का जो क्षेत्र है उसको, और एक अर्धवृत्त। ठीक है। और एक चीज हमें इसने और दे रखी है यहाँ पर। देखिए, अर्धवृत्त का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? अर्धवृत्त को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई और अगर दीर्घ चाप की लंबाई उसके दोनों व्यास के सिरों के बराबर हो जाए, जैसे अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक लंबाई की चाप लगा लेता हूँ, तो उस चाप से जो वृत्त बनता है वो अर्धवृत्त होता है। ठीक है। अगर दीर्घ दीर्घ चाप की लंबाई व्यास के दोनों सिरों को टच करे, तो जो हमें वृत्त प्राप्त होगा, जो हिस्सा वृत्त का प्राप्त होगा, वो कैसे वो कौन सा वृत्त होगा? वो अर्धवृत्त होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? अर्ध वृत्त बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक कॉमन सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के लिए। अभी इसमें कुछ आगे प्रमेय भी हैं। उन प्रमेय को करने से पहले हम एक्सरसाइज 10.1 को कर लेते हैं, जो हमारे पास उसने हमें दी है। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज को। पिछली 10.1 में उसने हमें पहले में बोला है कि खाली स्थान भरिए। तो बहुत ही इजी है ये 10.1, आपके कॉमन और आपने जो पढ़ रखा है उसी के बेस पर उसने बोल रखा है। तो वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है, कहाँ पर? बहिर्भाग में या अंतर्भाग में? तो वृत्त का केंद्र हमेशा से कहाँ पर स्थित होता है? उसके अभ्यंतर यानी अंदरूनी भाग में स्थित होता है। ठीक है। अब दूसरा दे रहा है वो एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के कहाँ पर स्थित होगा? बहिर्भाग में स्थित होगा या अंतर्भाग में स्थित होगा? इसका इंट्रोडक्शन में हम सीख कर आ रहे हैं कि जो बिंदु त्रिज्या से अधिक लंबाई का दूरी पर होगा या व्यास से अधिक दूरी पर होगा, वो कहाँ पर स्थित होगा? हमेशा बहिर्भाग में स्थित होगा। ठीक है। तीसरा है इसमें वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का वृत्त का व्यास होता है। जो सबसे बड़ी जीवा का नाम होता है वो क्या होता है? व्यास होता है। मैंने अभी आपको इसको इंट्रोडक्शन में बताया है। चौथा है इसमें एक चाप होता है, इसके सिरे से एक व्यास के सिरे हो। तो कहाँ पर? अर्धवृत्त होता है। अर्धवृत्त कब होगा? जब इसका एक सिरा व्यास के दोनों सिरे हों। पांचवा पांचवा पॉइंट है इसका, वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच स्थित होता है। तो वृत्तखंड कहाँ कहाँ पर स्थित होता है? देखिए, वृत्तखंड में हमने अभी यहाँ से देख सकते हैं, इसमें अगर हम दीर्घ चाप से जो हमारा वृत्त का जो हिस्सा बनेगा उसको हम दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं, और छोटे वाले हिस्से को हम लघु वृत्त खंड बोलते हैं। और दो त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को और एक उसके वृत्त के क्षेत्र से घिरे हुए क्षेत्रफल को हम लघु त्रिज्यी खंड बोलते हैं या त्रिज्यी खंड बोलते हैं। तो त्रिज्यी खंड यानी जो दो त्रिज्याओं की या त्रिज्याओं की सहायता से जो वृत्त का खंड बन रहा है उसको हम त्रिज्यी खंड बोल रहे हैं। तो वैसे ही उसने यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि वृत्तखंड एक चाप तथा एक जीवा के बीच स्थित होता है। तो देखिए, एक चाप और एक जीवा, जीवा यानी कि जो हमारी केंद्र से होकर ना जाए लेकिन वृत्त को हमारे दो हिस्सों में बांटे। तो हमारा ये जीवा है, ये वृत्तखंड है। तो हमारा क्या हो गया? जीवा और वृत्तखंड से घिरा हुआ हमारा वृत्तखंड बन गया। छठा पॉइंट है इसका, एक वृत्त जिस जिस तल पर स्थित है उसे तीन भागों में विभाजित
करता है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है। अगले इसका क्वेश्चन है सही सही गलत यानी सत्य असत्य बोल रखे हैं इसने। चलिए देख लेते हैं। बताइए इसमें केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र से वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। देखिए वृत्त का केंद्र ले लूं मैं और उसको वृत्त से मिलाऊं तो जो रेखा बनेगी वो हमारी हमेशा क्या बनेगी, एक त्रिज्या ही बनेगी। ठीक है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। परिमित यानी हमारी कितनी भी, तो ये भी इसने सही स्टेटमेंट बोल रखा है, इस पर टिक कर लेंगे ठीक निशान का। तीसरा, एक वृत्त यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो ये गलत बोल रहा है, इसमें से हम सिर्फ एक ही चाप हमारा दीर्घ वृत्त होगा। चौथा, वृत्त एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या के दोगुनी हो वृत्त का व्यास है। तो ये सही बोल रहा है कि वह वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वृत्त का व्यास होता है। तो वृत्त की एक ही जीवा ऐसी होती है जो त्रिज्या से दुगनी हो यानी कि उसका व्यास। ठीक है, पांचवा पॉइंट, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। ये गलत बोल रहा है ये। और 6 पॉइंट इसका, वृत्त एक समतल आकृति है। समतल यानी कि एक तल में स्थित आकृति है। तो ये इसने ठीक पॉइंट बोला है। पिछले वाली 10.1 हमारा बहुत इजी था, इसमें हम पिछले वाली 10.1 को कर लिया है हमने। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय को देख लेते हैं जो आपको 10.2 में हेल्प करने वाली हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 206 यानी 206 पेज नंबर पर उसने बोला है कि वृत्त की बराबर जीवाएं उस केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक वृत्त ले लेते हैं। उसने हमें बोला है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, यानी 2 जीवाएं ले ली हमने एक वृत्त के अंदर, ए बी और सी डी। और वो क्या बोल रहा है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर माप का कोण अंतरित करती हैं। तो देखिए हमने इससे कोण बनाने के लिए क्या किया, 2 त्रिज्याएं ले ली जो जीवा को हमारी टच कर रही हैं, ए ओ और ओ बी। ऐसी दूसरी जीवा पर भी हमने 2 त्रिज्याएं ले ली, ओ डी और ओ सी। और प्रमेय के अनुसार क्या बोल रहा है वो कि ये कोण हम इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए ये तो हमारा सिंपली ये प्रमेय बोल रही है कि वृत्त की बराबर जीवाएं बराबर हैं तो वृत्त पर के केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर होंगे। तो कैसे होंगे ये, सबसे पहले इस त्रिभुज का नाम ले लेते हैं, दिया है हमें, ले लेते हैं इसको, दिया है। क्या दिया है उसने कि ए बी बराबर है सी डी के। ठीक है, और वो क्या सिद्ध करना चाहता है, और सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है हमें कि एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल डी ओ सी के। ठीक है, तो यही तो सिद्ध करना है। तो ले लेते हैं हम त्रिभुज ले लेते हैं इसके लिए, ए ओ बी व त्रिभुज ओ डी सी में। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे सबसे पहले कि ए बी बराबर सी डी, ये तो दिया है उसने, दिया है। और दूसरा हमारा ए ओ बराबर ओ डी, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, और ओ बी बराबर ओ सी, ये भी क्या है, हमारी वृत्त की त्रिज्याएं। तो तीन चीजें हमारे को क्या मिल गई, त्रिभुज में समान मिल गई। तो अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वागसम हो गया त्रिभुज ओ डी सी के, कौन से रूल से, साइड रूल से। ठीक है, सर्वागसमता हमारे को मिल गई है इसमें। तो हम क्या बोल देंगे, ए बी बराबर सी डी किसको हो गई, सीपीसीटी से। सही है, तो वो जो स्टेटमेंट बोल रहा था वो क्या है, हमारा करेक्ट है। सीपीसीटी आप लोगों ने इसके ही चैप्टरों में पीछे पढ़ रखा है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो सीपीसीटी से हमारे सर्वांगसम त्रिभुजों के बाकी भाग हैं वो बराबर सिद्ध हो जाते हैं। तो हमारे ये एंगल बराबर हो गया। इसी में हमारी एक प्रमेय 10.2 दे रखी है उसने हमें कि 10.2 में हमें दे रखा है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो सेम इसी का हमारा इसने कन्वर्जन बोल रखा है, उल्टा बोल रखा है कि अगर ये कोण बराबर है तो वृत्त की जीवाओं की लंबाइयां भी बराबर होंगी। तो ये 2 प्रमेय हैं, पिछले वाली 10.2 में इसका हम यूज करेंगे। आगे देखेंगे इसका दोनों प्रमेय का यूज कैसे आ रहा है। आपने दोनों प्रमेय इंट्रोडक्शन और पिछले वाली 10.1 कर ली है। आगे के कोर्स को करने के लिए पाल मैथ्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।